नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे आदरणीय गुरुजन आदरणीय ए के द्विवेदी साहब, आदरणीय एसपी सिंह सर, वैभव सर ने, वैशाली मैडम ने जो बातें बताई है, निश्चित रूप से ये आज सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए, प्रेरणा के लिए कहीं ना कहीं एक स्रोत है कि आज हमें सीखने मिलता है हमारे गुरुओं से कि क्या उन्होंने हमें सिखाया है, क्या हमें उससे एडॉप्टिबिलिटी लेना है और क्या उससे हमें अपनी प्रैक्टिस में या अपने दैनिक दिनचर्या या हमारी जो भी फ्यूचर की हेल्थ केयर हमारी लाइफ है उसमें यूज करना है, ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें। हमने पलासिया में छोटा सा एक मस्जिद है, कहीं पे लोग जाते हैं तो उसको पढ़ते होंगे, दूसरों की सेवा करो तो तुम बड़ा आदमी बन जाओगे। एक छोटी सी लाइन है, कहने के लिए तो पढ़ने में आती भी है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा विशाल अर्थ है। मुझे लगता है सर, होम्योपैथी में इस शब्द का पूरा महत्व है। दूसरों की सेवा करो, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से हेल्थ केयर में डॉक्टर्स के लिए तो वैसे भी कहीं ना कहीं सेवा करने का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम नहीं आका जाता, इसलिए लोगों की उम्मीदें बहुत होती है, बहुत ज्यादा विश्वास होता है, लोग अपनी जान आपके हाथ में दे देते हैं। तो निश्चित रूप से आज जो भी हमारे गुरुओं ने बताया है, उनकी जो प्रेरणा है, आदरणीय सैमुअल हनीमन साहब जिनकी 271वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो इंदौर में ये हम लोग आयोजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रेरणा है और शुरुआत है कि इंदौर में, क्योंकि हमारी जो थीम है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। जो आज हमने 3 दिन पहले हमारी बात हुई, द्विवेदी सर से मेरी कैसे ही जनरल बात हो रही थी, सर ने फोन लगाया, बोले आ जाओ 5 मिनट में आ जाओ। सर का तो बिल्कुल ये बात सही है। वैशाली मैडम आपने बोला, जैसे आपको बोला कल आना है, मुझे ऐसे ही बोला 5 मिनट में आ जाना। मैंने ठीक है सर, मैं आता हूँ। सर ने 5 मिनट में बता भी दिया कि ऐसा करना है। उसके बाद सर को शिलांग जाना था, मुझे लखनऊ जाना था, फिर भी फाइनली देखिए ये होता है होम्योपैथी में कहीं ना कहीं काम करने की इच्छा शक्ति। जो सर ने 3 दिन पहले सोचा, 2 दिन में बाहर रहने के बावजूद भी एक रात में इंप्लीमेंटेशन हुआ और आज एग्जीक्यूट होकर आज हम लोग एक साथ बैठ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में सर की जो प्रेरणा है कहीं ना कहीं लोगों को मिलती है, और मैंने भी कहीं ना कहीं स्टूडेंटशिप में सर का कहीं ना कहीं साथ लिया है। और निश्चित रूप से आप सभी के आशीर्वाद से जो हमारी थीम है उस पर मैं आज वो बात करना चाह रहा था कि जो सर ने रखा है इंदौर क्यों रखा है? सबसे पहले कि इस धरती में देवी अहिल्या माता की धरती से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो कि वर्ल्ड वाइड होम्योपैथी में हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इंदौर की धरती से एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसका मैसेज हम फिर से दुनिया को वर्ल्ड एनिमल डे के नाम से देना चाहते थे। तो इसलिए इंदौर का नाम से सर ने शुरुआत रखा। और एन एमर्जिंग ग्लोबल हब ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, एन एमर्जिंग ग्लोबल हब ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका मतलब इंदौर एक ग्लोबल हब बन रहा है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। हमारे यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे जो शिक्षाविद हैं, उनका जो नॉलेज है कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो आज बताया जा रहा है। मैं ब्रिक्स का चूंकि होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे भी पूरा मौका मिलता है कि मैं इंदौर की बात को दुनिया के जिस भी प्लेटफॉर्म में, चाहे रशिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, जहां जहां मैं जाता हूँ कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि होम्योपैथी को जो भारत से जो इतना प्यार, सम्मान और एक तरीके से इतना जो नॉलेज है उसको हम दुनिया में बता सके और हमारी बातों को वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस मिल सके। उसके बाद जो सर का एक टॉपिक का जो अगला एम, उसके बारे में हम बात करेंगे, इंडियाज होम्योपैथी एंड रिसर्च, यानी भारत की होम्योपैथी और उसमें रिसर्च। ये कितनी बड़ी बात है कि रिसर्च एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ग्लोबल नेटवर्क कवर होता है, क्योंकि रिसर्च का फायदा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया में, इसलिए क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, सबसे ज्यादा हमारे शिक्षाविद हैं, तो कहीं ना कहीं इतना अच्छा हमारे पास सब कुछ, पर्याप्तता, संसाधन और लोगों की जब अवेयरनेस है, कहीं ना कहीं उनका जो प्रेरणा है, तो निश्चित रूप से उसमें रिसर्च होना बहुत जरूरी है। और होम्योपैथी के बारे में जैसा कि हमारे पूर्व में भी आदरणीय वैभव सर ने बोला कि साइंटिफिक होना जरूरी है, वैशाली मैडम ने बोला साइंटिफिक एविडेंस अच्छा एक तात्पर्य है, द्विवेदी सर ने बोला कि अब इसको साइंटिफिक वैलिडेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एसपी सिंह सर ने बोला कि जो भी फिलोसॉफी होती है उसको रिसर्च से हमेशा जोड़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां जहां होम्योपैथी में रिसर्च होगा कहीं ना कहीं नई चीजें आएगी। डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर से लेके आज तक के हमारी जनरेशन से लेके हमारे आगे तक की जनरेशन में सभी एरा में सभी कुछ ना कुछ डॉक्टर्स ने अपना अपना कुछ ना कुछ नया कुछ तरीका बताया, योगदान दिया। जैसा कि सिंह सर ने बोला कि डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब ने जाते जाते अपने पैरा में ये भी लिखा कि ये इतना पर्याप्त नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें आएगी। तो कहीं ना कहीं ये अब हम लोगों की जवाबदारी है कि उस नई चीजों को लाएं और कहीं ना कहीं लोगों को अब होम्योपैथी में जो नया है वो बताएं, ताकि रिसर्च का एंगल आगे जा सके। इस टॉपिक का जो नेक्स्ट वर्ड में आपको, चूंकि पीछे लिखा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ए न्यू ट्रेजेक्टरी ऑफ एक्सीलेंस, अ पिलर ऑफ फ्यूचर हेल्थ केयर।
फ्यूचर हेल्थ केयर, कितनी बड़ी बात है। सर ने सीधा सीधा एक तरीके से इस टॉपिक में इतना कुछ कवर कर लिया। इसमें शिक्षा आ गई, रिसर्च आ गया, फ्यूचर आ गया, हेल्थ केयर आ गया, ग्लोबल मैसेज आ गया और इंदौर का नाम आ गया। तो सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस नाम के लिए कि आपने ये टॉपिक, जो कि मेरे से भी बात नहीं की थी, इस मामले में तो मैं आपको पूरे 100 में 100 नंबर दूंगा। सर बोलते कि तू बस हाँ बोल, बाकी सब कैसे होगा मैं जानता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर, ये बात तो आपसे हम सीखते भी आए कि कैसे होगा, वो आप हमेशा अच्छा करते हैं और हमेशा भारत का नाम भी रखते हैं और आपकी प्रेरणा से हम लोग भी कहीं ना कहीं नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि सर ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, आज एज ए सेक्रेटरी बनाने के लिए मेरे को सर ने आशीर्वाद दिया, तो मैं आज साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए जो सर का आशीर्वाद है उसके माध्यम से मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहूंगा। सर आपने कहा समय की प्रतिकूलता नहीं है या है, तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि बजट तो नहीं बजने वाला है? नहीं, वो सेशन इसके बाद है। जी सर, तो आज हम इस सेशन को थोड़ी देर में जो साइंटिफिक सेशन चालू करेंगे उसके पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का, जो आज सर के एक कॉल पे या होम्योपैथी के हित में, मानवता के हित में कहीं ना कहीं अपना समय निकाल कर आए। मेरे कलीग आदरणीय डॉक्टर रीना गंगराडे, डॉक्टर विशाल गंगराडे, ये नाम ऐसे नाम है जो इंदौर की धरती में, मेरे ख्याल से जब हम द्विवेदी सर का मैसेज जब देखते थे तो कहीं ना कहीं मेरे बैच में रीना का नाम, मेरे सीनियर्स में डॉक्टर विशाल गंगराडे का नाम, जब तक मैं भी नहीं इतना बोलता था, तो निश्चित रूप से ये वो नाम है जो हमें प्रेरणा देता था। और मैं बधाई दूंगा आज विशाल गंगराडे सर को, रीना को, कहीं ना कहीं वो लोग हमारे एक कॉल पे आए और कहीं ना कहीं होम्योपैथी के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित होकर हमारी गरिमा बनाएंगे। आदरणीय वैभव सर के लिए सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका नेचर वाकई वैभव है, आप शुरू से हर चीज को एडमायर करते हैं और निश्चित रूप से अगर मेरे भी कुछ अच्छे मैसेज देखते हैं सर तो उसको बिल्कुल इंस्पायरेशन देते हैं, एप्रिशिएशन देते हैं। तो सर ये आपका बड़प्पन है कि आप होम्योपैथी को इतनी अच्छे से सूझबूझ रखते हुए कहीं ना कहीं उसमें आशीर्वाद देते हैं। और निश्चित रूप से आपने जो बात बताई काउंसलिंग करने की जो जरूरत है, मेरे ख्याल से एक ग्लोबल विचार है आपका और ये सभी सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी पेशेंट जब क्रिटिकल पेशेंट होता है तो निश्चित रूप से वो हेल्पलेस हो चुका होता है और वहां पर अगर काउंसलिंग होकर अगर हम उससे पॉजिटिवली, क्योंकि WHO कहता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फिजिकल तो पेशेंट परेशान है ही, मेंटल पहले ही हेल्पलेस हो चुका है क्योंकि बीमार है, हेल्पलेस है, होपलेस है, तो कहीं ना कहीं सोशल भी वो पीछे हटने लग जाता है। तो जब आपकी काउंसलिंग से या आपके विचारों से अगर हम डॉक्टर के रूप में पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो ना केवल उसकी फिजिकल बीमारियों पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेंटल कॉन्फिडेंस देते हैं, बल्कि उसको फिर से समाज में उस लायक खड़े कर पाते हैं कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देकर WHO की हेल्थ के डेफिनेशन की पूर्ति कर सके। आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने हमेशा, सर आपका हमेशा जो एंगल रहता है फिलोसॉफी, निश्चित रूप से सर फिलोसॉफी होम्योपैथी की जान है, जहां पर ऑर्गेनॉन है वहां फिलोसॉफी है और बिना ऑर्गेनॉन की होम्योपैथी अधूरी है। तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद और प्रेरणा शुरू से होम्योपैथी के हित में आपने शिक्षा के रूप में और कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा के रूप में दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ में वैशाली मैडम जो उन्होंने अपना अमूल्य टाइम निकालकर सर के भले एक फोन पर आदेश मानते हुए या हमारे लिए होम्योपैथी का जो कह सकते हैं हमारे लिए सम्मान है कि मैडम ने हमें मौका दिया कि आज अपना अमूल्य समय दिया, तो निश्चित रूप से उनकी बातों से हमें प्रेरणा मिली। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज हम देना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड कि हमें होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है, इंदौर का नाम आगे बढ़ाना है और इंदौर से जब मैसेज इतना अच्छा जा रहा है तो निश्चित रूप से न केवल इंदौर, ये मैसेज भारत के टूल से जब आगे जाएगा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम का जो भी हमारे की नोट्स हैं उसको हम ब्रिक्स तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से इससे हम आगे वाले समय में छोटी सी बात जरूर ही कि कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें ब्रिक्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। तो उसमें आज इस मंच के माध्यम से हम लोग ऐसा, जो मैंने चूंकि छोटी सी क्लिप तो देखी ली सर, ट्रेलर देख लिया, पिक्चर अभी बाकी है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ हम जरूर भूमिका बनाएंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रिक्स का एसोसिएशन का एक प्रोग्राम इंदौर में सर के साथ हम मिलकर करेंगे। इस बारे में इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी ने हमें अच्छे से सुना, मैं इस कार्यक्रम के लिए फिर से आप सभी को बधाई देना चाहूंगा और फिर से बहुत सारा थैंक यू, आभार कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने हमारे लिए इतना समय दिया। थैंक यू। बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर अर्पित। जर्नी है जिससे हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की जवाबदारी मिली है। मैं आज इस थोड़ा सा कुछ हम चूंकि साइंटिफिक सेशन की बात और हमारे जो थीम है कि इंडियाज होम्योपैथी एंड रिसर्च, तो निश्चित रूप से रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर फील्ड में रिसर्च होता है, एलोपैथी में काफी रिसर्च होता है, सभी सेगमेंट अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम होम्योपैथी में कुछ नया लाने की कोशिश करें जिसमें हम थोड़ा जो लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी उस पर काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं साइंटिफिक एविडेंस का जब डेटा दुनिया के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है
तो उससे होम्योपैथी न केवल बढ़ेगी बल्कि उसकी जो वैलिडिटी है वो ग्लोबल लेवल पर एक अप्रोच के रूप में कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ साबित भी होगी। तो मेरा एक प्रयास है जिसमें मैं आज कुछ साइंटिफिक पेशेंट्स के डेटा प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर और उनके कुछ अनुभव या फीडबैक के आधार पर मैं शेयर करना चाहूंगा, ताकि मेरा जो थीम है मैं कोशिश करूंगा हमारे जो होनहार बच्चे हैं कि आप जो भी प्रैक्टिस करो, चाहे कोई भी केस हो, छोटा केस हो, बड़ा केस हो, सभी का साइंटिफिक प्री पोस्ट एंड उस पेशेंट से रिलेटेड पूरा डेटा कैप्चर रखें, ताकि समय आने पर अगर जहां पर भी होम्योपैथी की यूटिलिटी की बात होती है हम उसे बता सके, साबित कर सके और कहीं ना कहीं होम्योपैथी के हित में आप बताने की पूरी कोशिश कर सकें। चूंकि मैं ब्रिक्स के लिए होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूं, मैं इस डेटा को ये आदरणीय द्विवेदी सर यहाँ बैठे हैं, सिंह सर यहाँ बैठे हैं, मैडम वैशाली मैम, हमने कोशिश की है करीब 3544 पेज की ये जो एक बुक बनाई है, 3544 पेज की बुक बनाई है। इस बुक को मैंने आदरणीय डॉक्टर मनीष रघुवंशी को भी भेजी हुई है कि एक बार अवलोकन करें कि अगर इसमें हम और कुछ कर सकते हैं तो आप हमें जरूर सपोर्ट करिएगा। हमने कोशिश की है कि सभी पेशेंट्स का जो कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, ऑटो इम्यून या होम्योपैथी से जो कई बार लाइलाज कैटेगरी के पेशेंट्स माने जाते हैं, जो हमने डील किए उनकी रिपोर्ट्स को हमने एक एविडेंस सिस्टम पर लगाकर 3544 पेज की बुक को WHO से लेकर CCRH, NCH जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं, सर भी उसमें सलाहकार हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि MCI जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन है, रशिया और चाइना और एक तरीके से जो USA गया, तो वहां पर भी हमने कोशिश की कि इसको हम प्रोड्यूस करें, ताकि उन देशों को पता चले कि होम्योपैथी में जहां जहां लैक ऑफ एविडेंस एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक कई क्वेश्चन रहा है किसी किसी कंट्रीज में, जहां पर जब बोला गया कि होम्योपैथी साइंटिफिक नहीं है, प्लेसिबो, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर लैक ऑफ एविडेंस के कारण कुछ कंट्रीज में होम्योपैथी की फंडिंग बंद कर दी गई, उसे बैन कर दिया गया, एक तरीके से अल्टरनेटिव सिस्टम में सबसे पीछे रखा गया। तो इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास जिन कंट्रीज के हैं उसके आधार पर मेरा ये मैसेज, ग्लोबल मैसेज जाना चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म में आज हमारी जो भूमिका है कि इंडियाज जो होम्योपैथी एंड रिसर्च, जिसमें हम इंदौर की भूमिका को लेकर बनाने की कोशिश करेंगे कि ये कुछ कोशिश करने जा रहे हैं कि इस तरीके की पेशेंट्स के लिए हम ऑर्डे सेपेरी, सिंह सर से बढ़िया इसको कोई नहीं बता सकता कि ऑर्डे सेपेरी का मतलब क्या होता है, और ऑर्डे सेपेरी जो कि हमारे बच्चों के लिए भी पहला वर्ड नहीं है, हमारे डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब जिनके जन्म महोत्सव को मनाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, तो ऑर्डे सेपेरी का मतलब होता है डेयर टू नो एंड डेयर टू वाइस, सच बोलने की हिम्मत और सच जानने की हिम्मत, यानी हमें सच बोलने की हिम्मत आनी चाहिए। अगर कुछ अच्छा है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों को उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो होम्योपैथिक हित में हमने इस वर्ड को यूज किया ऑर्डे सेपेरी, और इसमें जो एक टॉपिक है मेरा जो हमने नाम दिया विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं ना कोई क्लेम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर देने वाला तो ईश्वर है, काम हमें करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी ना हो, और पेशेंट और हम मिलकर एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड से जब कोई पेशेंट को डील करते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी पर अच्छा प्रभाव मिलता है और उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और वो कैसे परिणाम मिल सकते हैं? जिन बीमारी पे हम बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेस, जिसपे एक तरीके से मेडिकल साइंस काफी हेल्पलेस हो जाता है, काफी रिसर्च की संभावना भी है। इस तरीके से कैंसर के डिसीजेस जो कि स्टेज 4 के हो सकते हैं, जो कि कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी करने के बावजूद भी कई बार होपलेस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर होम्योपैथी में पेशेंट आते हैं तो हमें कैसे काम करना है? किडनी फेलियर के पेशेंट जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता हो सकती है, अगर ये होम्योपैथी में आए तो इसे हमें कैसे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी है? कोमा के पेशेंट जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे हैं, जो कि होम्योपैथी में अभी तक ज्यादातर देखे नहीं जाते, क्योंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए ज्यादातर सिर्फ एलोपैथी का सिस्टम यूज होता है। पर कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे पास उस पेशेंट का डेटा आता है या कुछ लोग या उनके रिलेटिव्स अप्रोच करते हैं कि सर वहां पर सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या आप होम्योपैथी से कुछ कर सकते हैं? तो ऐसे केसेस में कैसे काम किया जा सकता है, ये एक हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है। सर्जिकल कैटेगरी, जो कि एलोपैथी में कहा जाता है कि जहां मेडिसिन खत्म हो जाती है वहां पर सर्जरी करना चाहिए, हम भी ये कहते हैं कि जहां पर मेडिसिन खत्म हो जाती है वहां सर्जरी करना चाहिए। पर मेडिसिन और सर्जरी के बीच में एक चीज और आ जाता है, वो है होम्योपैथी। अगर होम्योपैथी से कोई सर्जरी बच सकती है तो मेरा उद्देश्य है कि बिना काट फाड़, बिना चीर फाड़ के अगर हम किसी को सर्जरी बचा सके होम्योपैथी से, वो हमें पता होना चाहिए। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम मतलब जो जीवन भर दवाई खानी है,
कहते हैं ना कि जीवन भर दवाई के साथ ही जीना है, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए अगर अपन बैकअप ले सके, जैसे कि द्विवेदी सर ने बोला, क्यों नहीं काम करती मेटाबॉलिज्म और एंडोक्राइनोलॉजी पे, अगर हमारी होम्योपैथी दवाइयां अंदर से काम करती है तो कहीं ना कहीं हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो वैसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के लिए हम कैसे काम करें, और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का मतलब जिसमें जीवन का रिस्क हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जहां इमरजेंसी डीलिंग हो, वहां पर होम्योपैथी में काम करने के लिए हमें थोड़ा तरीका बदलने की जरूरत थी। 250 साल का इवोल्यूशन फेस है, कहीं ना कहीं सबने अपनी अपनी बात रखी। हम उन आदरणीय हमारे जितने भी जो पायनियर्स हैं उनको सम्मान देते हुए आज इस मंच के माध्यम से कुछ नया और क्या कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस प्रेरणा से जो हमारे आने वाले बच्चे हैं या कोई भी जो आगे प्रेरणा ले सके, तो कहीं ना कहीं इसको होम्योपैथी को बढ़ाने में कहीं और अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे, इसका एक हिंदी वर्जन है जिसका हमने नाम दिया है, पढ़ाते जाइए प्लीज। मेरा क्लिनिक है चूंकि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से, मैं 21 सालों से यहां पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। असंभव से संभव का प्रयास, जो कि हमारा हिंदी वर्जन है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये होम्योपैथी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। आगे कुल मिला के ग्लोबल रूप से हमें कैसे, मैं चूंकि ब्रिक्स में हूं इसलिए ये मैसेज वहां जाना चाहिए, इसलिए कुछ स्लाइड में हमने इसकी होम्योपैथी की यूटिलिटी की क्यों जरूरी है। इंटीग्रेशन, सर जो आपने कहा इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए, कई ऐसे केसेस हैं जहां पर इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एलोपैथी कर रही है, सभी साइंटिफिक सिस्टम काम करने के बावजूद भी पेशेंट को अगर फायदा नहीं मिल रहा है, अगर वहां पर होम्योपैथी को जोड़ दिया जाए, अगर वो इंटीग्रेशन से अगर किसी एक पेशेंट की भी जान बच सकती है, तो मेरा कहना है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन से अगर हेल्थ केयर में अगर मेडिकल साइंस जीतता है, तो शायद ये मेडिकल साइंस की जीत होती है, ना कि किसी सिस्टम की जीत होती है। रिपोर्ट पे जिसको क्या फायदा मिला होम्योपैथी दवाइयों के एडिशन करने के बाद या होम्योपैथी लेने के बाद, वो हम बता सके। नेक्स्ट, कैंसर के बाद इस चूंकि स्लाइड चालू हो रही है तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर पेशेंट की, चूंकि ये स्लाइड ऐसा है जो मेरे ख्याल से पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है, और ये बहुत ही यूनिक केस है। इंदौर की पेशेंट है आसिया अंसारी, जो कि हम फिर से थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में बात करेंगे कि जीबीएम का केस था। जीबीएम ब्रेन कैंसर, एक तरीके से एग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर, 2 बार ऑपरेशन होने के बाद तीसरी बार जब रिकरेंस होता है तो 5.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठाने, ऐसे टोटल 3 गठानों के साथ जब ये होम्योपैथी में वापस, जब इसका कहीं ना कहीं जब सबने मना कर दिया, हेल्पलेस है, होपलेस है, होम्योपैथी में अप्रोच लेती है, तो निश्चित रूप से इस केस में काम करने के लिए बहुत ज्यादा विजन की जरूरत थी, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का टाइम मिलने वाला नहीं था। और ये गर्व के साथ कहूंगा होम्योपैथी से कि कहीं ना कहीं होम्योपैथी का जो चमत्कार है, एक तरीके से इतने अच्छे परिणाम जो मिलते हैं, जो हम लोगों ने आज तक अपने सीनियर से देखा है, आज हमने इस केस में देखा कि जब हमने इसे दिया तो केवल नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो 1.25 से 1.5 महीने का ट्रीटमेंट है, उसमें जो 2.5 सेंटीमीटर की जो 2 गठाने थी, वो पूरी तरीके से बिना सर्जरी डिसॉल्व हो गई। तो ये बड़ी बात है कि बिना सर्जरी, बिना कीमो, बिना रेडिएशन, वो गठाने जो कि ब्रेन ट्यूमर की जो तेजी से बढ़ रही है, जो कि 2 बार ऑपरेशन होने के बाद आई, होम्योपैथी से डिसॉल्व हुई, और जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान है वो कम होकर केवल 1.25 सेंटीमीटर पे रह गई। तो रेसिडुअल जो 1.25 सेंटीमीटर है, जब उसमें हमने अगला काम किया, 1 साल तक पूरा ट्रीटमेंट चला, और ये फाइनली ये जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई कि 1.25 साल के बाद ये पेशेंट पूरी तरीके से बिना किसी गठान के, आज भी 2019 का केस है सर, ये 2026 में 7 साल बाद भी इंदौर में अपना स्वस्थ जीवन जी रही है, और कहीं ना कहीं होम्योपैथी के हित में आज भी ये पेशेंट बताती है कि मेरे को जिसका जो जीवन मिला है वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी के कारण है। तो ये दोस्तों होम्योपैथी का एक तरीके से ट्रीटमेंट का अप्रोच है, ये इसका केस पेपर है जो हमने 2019 में बनाया था। नेक्स्ट, निशा जैन जो कि मंदसौर की पेशेंट है, इनके सीए मार्कर्स बढ़े हुए थे, हमने होम्योपैथी से पूरी तरीके से कंट्रोल किए। नेक्स्ट, साथ में इसमें बड़ी बात है, इस पेशेंट का ओवरी जब ओफेरेक्टोमी हो चुका है, उस जगह पर 9 सेंटीमीटर की, डॉक्टर साहब इसमें 9 सेंटीमीटर की वापस रिकरेंस की एक गठान आई। अब चूंकि पेशेंट ने कीमो लिया, कीमो बर्दाश्त नहीं कर पाई, पेशेंट ने हेल्पलेस, वही सिचुएशन की जब कीमो नहीं होता तो काउंसलिंग की जाती है। सर ने काउंसलिंग की जो बात कही, हमने इनसे काउंसलिंग की और इनको तैयार किया कि आप कम से कम होम्योपैथी दीजिए, अगर इससे अगर परिणाम नहीं मिले तो आप फिर इसको कीमो पे वापस जाने की सोचेंगे। लेकिन ये हमारा एक तरीके से प्रयास था, या उसका ईश्वर ने दिया था कि वो 9 सेंटीमीटर की गठान पूरी तरीके से होम्योपैथी से डिसॉल्व हुई, और बिना कीमो के आज भी पेशेंट 8 साल के बावजूद भी मंदसौर में स्वस्थ जीवन जी पा रही है, और 9 सेंटीमीटर की गठान इसने पूरी तरीके से डिसॉल्व कर ली। जो उसकी अगली रिपोर्ट है। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट में देखेंगे कि जो नीचे में लिखा है कि बिल्कुल नो सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी एंड रिट्रोपेरिटोनियल मास, मतलब कुछ भी उसको मास नेक्स्ट रिपोर्ट में नहीं हुई। नेक्स्ट, इस तरीके से किडनी के पेशेंट बहुत ज्वलंत मुद्दा,
हर बार पेशेंट्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो सबसे ज्यादा रिस्क ये रहता है कि किडनी पे असर तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी खाते पीते हैं किडनी पे तो असर नहीं हो जाएगा, कहीं पर भी कोई केमिकल इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहला नियम आता है किडनी पे तो असर नहीं हो जाएगा। तो किडनी चूंकि सेंसिटिव पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को डर लगता है, तो निश्चित रूप से इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा एक मैं केस बताने जा रहा हूँ। सर इस केस को आदरणीय द्विवेदी सर यहाँ बैठे हैं। सर ये केस हमने सीसीआर में सबमिट किया है। एससीसीआर के पोर्टल पे 21 क्रिएटिनिन 21.7 mg पर डीएल, ये पेशेंट जब हमारे पास आया था तो ये रिपोर्ट के साथ हमने जब इसका ट्रीटमेंट चालू किया, केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट पे, चूंकि मैं दवा के साथ बताऊंगा आज, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक हैं और साइंटिफिक एविडेंस में चूंकि सीसीआर में सबमिटेड केस है, आप उनके पोर्टल पे जाकर जब देखेंगे तो इसकी ड्रामेटिक रिकवरी जो हुई है 1 महीने में 1.3 mg पर डीएल, यानी 21 से हम 1 तक ला रहे हैं 1 महीने में, बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट। ये होम्योपैथी की ताकत है जो हम बता पा रहे हैं कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे कि होम्योपैथी से हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बचाने के लिए अगर शुरुआती लेवल पे अगर हम होम्योपैथी का उपयोग करते हैं तो ऐसे जो कह सकते हैं अद्वितीय परिणाम मिल सकते हैं। तो ये केस सीसीआर ने अपने पोर्टल पे चूंकि एक्सेप्ट किया है और उसको अपने यहाँ बताया है, तो आप वहां पर आयुष के पोर्टल पर जाकर जरूर सीसीआर के एससीसीआर के पोर्टल में जरूर देखें। नेक्स्ट, इसमें हमने ये जो कुछ स्लाइड्स बताई है, पेशेंट जो अशफाक खान बुरहानपुर के रहने वाले 21.7 की रिपोर्ट है, नेक्स्ट रिपोर्ट है 1.3 की जो कि 1 महीने के बाद प्राप्त हुई, जो कि होम्योपैथी के कारण है और बिना डायलिसिस के बिना ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट, ये 21.7, ये 1.3 और 1 महीने बाद हमने फिर से एक फॉलोअप रिपोर्ट कराई जिसमें वो पेशेंट पूरे 1 mg पर डीएल मतलब पूरी तरीके से 1 पे आकर नॉर्मल हुआ। तो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट आज भी बंद है और होम्योपैथी का फायदा लेकर वो आज भी खड़ा है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट था और कहीं ना कहीं बिना डायलिसिस के वो आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ाएंगे। ये उनकी डेटा है जो हमने सीसीआर में केस समरी दिया था। इसमें आप जब इस पोर्टल पे जाएंगे तो इसमें यही सब डेटा जो हमने उसकी सिम्टम्स के आधार पर कैसे कैसे आगे दिया। आगे बढ़े। क्रिएटिनिन 21.7, यूरिया 191.4, आगे इस तरीके से ट्रीटमेंट देने के बाद एपिस मेलिफिसा, आदरणीय डॉक्टर मनीष रघुवंशी यहाँ बैठे हैं। सर ये एपिस मेलिफिसा ये हमने डोज दिया था 30C में 4 डोजेस दिन में 4 बार डेली। अब ये 4 बार देने का मतलब क्या था, क्योंकि हमारे पास समय कम था और हमें काम ज्यादा करना था, इसलिए हमने रिपीटेशन ऑफ डोजेस को, क्योंकि सक्सेशन ऑफ डोजेस जो आर्डिमन साहब ने हमें जो कहीं ना कहीं थ्योरी में दिया है, हमने उसको यूज किया। एपिस मेलिफिसा 30C में हमने 1 महीने तक उसे लगातार दिया और साथ में एपिस मेलिफिसा मदर टिंचर क्यों साथ में दिया, क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो डोजेस हैं कई बार ऐसे जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए हमें काम करना पड़ता है और अगर होम्योपैथी में कुछ इवोल्यूशन हो सकता है तो मेरा नॉलेज जो कहता है, सर 21 साल के अनुभव के बाद में मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मदर टिंचर हमारे लिए फास्टेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि है ये हमारी होम्योपैथी है। अगर हम इसे 30 बूंद 60 बूंद 20 बूंद जैसा जरूरत है वैसा पावर उसके हिसाब से हम यूज करते हैं, तो निश्चित रूप से जो पोस्टोलॉजी का सिलेक्शन होता है पेशेंट के हित में होता है और उसकी रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। मदर टिंचर में हमने 90 बूंद 4 बार का डोज साथ में दिया, जो कि 4 बार पूरा 1 महीने तक लेने के बाद जो 21 की रिपोर्ट है वो नॉर्मल होकर 1 पर प्राप्त हुई। तो एपिस मेलिफिसा और एपिस मदर टिंचर दोनों दवाइयों से इस केस को ट्रीट किया गया और ये केस आज सीसीआर में चूंकि जब सबमिट हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट करके उसके अपने पोर्टल पे दिखाया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है होम्योपैथी की। राज्यसभा में लोकसभा में सर ये बात गूंज चुकी है कि होम्योपैथी से अगर डायलिसिस बचाया जा सकता है तो इसका उपयोग क्यों ना किया जाए, पर जहां बात होती है साइंटिफिक डेटा की वहां पर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है ये डेटा या हमारे आसपास के जितने भी हमारे किडनी से रिलेटेड पेशेंट जो हम लोगों ने ठीक किए, जो सभी सिस्टम के डॉक्टर्स से लेके हमारी होम्योपैथी में जो हमने किए, हमें विश्वास है कि ये डेटा हमें जब गवर्नमेंट को देना होगा और निश्चित रूप से इस डेटा से उन्हें फायदा दिखेगा और इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिसी होम्योपैथी के हित में जरूर बन पाएगी। नेक्स्ट, ये उसी का डिस्क्रिप्शन है जो हमने सीरम क्रिएटिनिन 1.3 और जो यूरिया 193 था वो 13 पे आकर मेंटेन हो गया। तो पूरी तरीके से 1 महीने में क्योर होने वाला ये पेशेंट है। नेक्स्ट, आउटकम की होम्योपैथी से हम डायलिसिस ट्रांसप्लांट बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे प्लीज। ये उसी का सब वर्जन है। आगे बढ़ेंगे। ऑटोइम्यून कैटेगरी का मतलब है कि जिसमें अपनी बॉडी अपने इम्यूनिटी के खिलाफ चली जाती है, यानी ये केस दुनिया में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट केस माने जाते हैं। जीवन भर आप दवाई खाइए, एलोपैथी के हिसाब से भी स्टूडेंट या इम्यूनो सप्रेशन लेने की मजबूरी बनती है, पर होम्योपैथी चूंकि नेचुरल ट्रीटमेंट है, सेफ ट्रीटमेंट है। मेरा इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज है, होम्योपैथी चूंकि केमिकल लेस है इसलिए ये रेजिस्ट होने का चांस इसमें कम होता है। तो ज्यादा बेटर है कि हम होम्योपैथी को एग्रेसिव करके ट्रीट करें, बीमारी हम पर अटैक करें, हम बीमारी पर अटैक करेंगे।
अगर हम बीमारी पर अटैक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हमारे साथ आएगी, और निश्चित रूप से ऑटोइम्यून कैटेगरी पे काफी अच्छे रिवर्सल मैंने देखे जो कहा जाता है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकते। एनए फैक्टर, आरए फैक्टर, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के HLA-B27 जो कि बोला जाता है रिवर्स नहीं हो सकते, होम्योपैथी में बड़ी आसानी से काफी सारे पेशेंट्स रिवर्स हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो डेटा है, इस तरीके से काफी सारे डेटा के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं जो ऑटोइम्यून कैटेगरी में होम्योपैथी से जो फायदा हुआ। ब्लड डिसीज में, चूंकि द्विवेदी सर ब्लड डिसीज में इंदौर नहीं पूरे भारत की शान है जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मैं इनका आज आह्वान लेते हुए ब्लड डिसीज में चूंकि काफी सारे पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी में पेनसाइटोपिनिया, प्लास्टिक एनीमिया, ITP और इस तरीके से ब्लड कैंसर, AML, जिसमें काफी अच्छे होम्योपैथी के रिजल्ट मिले जो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आगे न्यूरोलॉजिकल केस जिसमें पैरालिसिस, पार्किंसम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसे कई पेशेंट्स, कोमा मतलब जिसमें वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, उसे होम्योपैथी से कैसे बाहर लाने की बात करें वो इसमें हम देख पाएंगे। सर्जरी जैसे कि हमने बात करी, ब्रेस्ट ट्यूमर, बच्चेदानी की गठान, छाती की गठान, गॉल स्टोन, AVN, ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें सर्जरी बता दी जाती है और होम्योपैथी से काफी अच्छी उसमें रिकवरी मिल सकती है बिना किसी चीरफाड़ के। हार्ट डिजीज में जहां एक्यूट इमरजेंसी है, एक तरीके से पेशेंट के पास ज्यादा समय नहीं होता, उसमें TVD, DVD और कई LVF के केसेस में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसी तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑटोइम्यून जो हम बात कर चुके हैं, स्किन डिसीज जो कि होम्योपैथी की जान है, शान है। हमारी प्रैक्टिस लेवल पे सबसे पहला केस कहां से अच्छा लगता है सबको? स्किन का, क्योंकि होम्योपैथी में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट स्किन का माना जाता है क्योंकि सपरेशन नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं कि होम्योपैथी में फिर बहुत क्रिटिकल पेशेंट भी आते हैं, स्किन के 30 साल पुराना एक्जिमा, 50 साल पुराना सोराइसिस, अगर ऐसे पेशेंट आ जाए जो 50 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद आते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए इन्हें ट्रीट करना है और होम्योपैथी से पूरी तरीके से वो ठीक होते हैं। ऐसे कई लोगों की पुष्टि हम इसमें दे पाते हैं। फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए थेरेपी ट्यूब ब्लॉकेज, बच्चेदानी की गठान, ऐसी कई पेशेंट्स की रिपोर्ट जो उन्होंने पूरी तरीके से नॉर्मल की। नेक्स्ट यूरोलॉजी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम, काफी सारे वेरिकोसिल के जो केसेस है जो होम्योपैथी से रिवर्स हुए। नेक्स्ट गैस्ट्रिक डिसीज, सिलिक डिसीज जो कि ऑटोइम्यून कैटेगरी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एपेंडिसाइटिस एक एक्यूट इमरजेंसी पेशेंट जो कि 3 से 5 दिन में ऑपरेट हो जाता है, पर होम्योपैथी की अगर मदद से हम एक्यूट इमरजेंसी में अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक्यूट इमरजेंसी में अगर होम्योपैथी का रोल अगर फास्ट ट्रीटमेंट करके हम उसे बचाते हैं तो उसकी न केवल सर्जरी बचती है बल्कि वो पेशेंट होम्योपैथी के हित में भी कहीं ना कहीं बता पाता है कि होम्योपैथी से उसने सर्जरी बचाकर काफी योगदान प्राप्त किया। नेक्स्ट लाइफ लॉन्ग, यानी BP, शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसा माइग्रेन, मिर्गी जो कि जीवन भर खाने वाली दवाइयां होती है, उस पे आप इनिशियल लेवल पर होम्योपैथी लेकर अपना मेटाबॉलिज्म सही करें और कंट्रोल करें। 20 साल पुराना सर BP के पेशेंट कंट्रोल हो रहे हैं। मेरे पास एक मैसेज आया आदरणीय डॉक्टर बालाराम गुप्ता जो कि आदरणीय डॉक्टर विशाल गंगाड़ी सर के क्लासमेट रहे हैं, मेरे सीनियर है, उनका मेरे पास फोन आया कि यार कि मेरा एक दोस्त है वो वहां एडमिट है, उनको सब हो गया लेकिन अब 40% सैचुरेशन है, उसने सबने मना कर दिया है, तो अपन क्या कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से ऐसे जब सीनियर की प्रेरणा होगी, उन्होंने हमसे बोला तो हमें अभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए और हमने 40% सैचुरेशन में होम्योपैथी के मदर टिंचर का एक डोज बनाकर उस पेशेंट के लिए भेजा 240 गुण 4 बार। मैडम ये 240 गुण 4 बार बड़ा डोज है, 12 ml पर, जैसे सिंह सर बैठे हैं तो चूंकि 12 ml हमारी होम्योपैथी मदर टिंचर एक बड़ा डोज माना जाता है, पर हमारे पास समय नहीं था, उस पेशेंट की एक तरीके से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और उसको डॉक्टर्स ने भी देखना लगभग बंद कर दिया था। तो 7 दिन का जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें बहुत ज्यादा फायदा उसको मिला नहीं, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड इतना रहा कि मेंटेन हो गया 7 दिन। फिर हमने जो 7 दिन की अगली दवाई भेजी वो भेजी 480 गुण 4, यानी उससे भी बड़ा डोज जो कि हम कभी सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन उस केस के लिए हमने यूज किया और ये चमत्कार या हो सकता है होम्योपैथी का प्रभाव था कि ईश्वर ने शायद उसके लिए कुछ और लिखा था। तो 7 दिन के अंदर उस पूरे ICU से बाहर आया और आज भी नीमच में स्वस्थ जीवन जी रहा है होम्योपैथी के प्रभाव से और 40% से आज भी मेंटेन करके खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पीडियाट्रिक जो बच्चों के लिए कह सकते हैं कि काफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा ज्वलन समस्या 9 करोड़ 18 करोड़ के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऑटोइम्यून कैटेगरी के कारण कई अच्छे रिजल्ट नहीं देखने में आ पा रहे। तो ऐसे केसेस में भी पीडियाट्रिक में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होम्योपैथी का अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। काफी सारे पेशेंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो जिन्होंने अच्छे परिणाम प्राप्त किए। नेक्स्ट स्पाइन डिसऑर्डर, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि सर्जरी बचाना। मेरुदंड एक ही है, हम जितना हो सके स्पाइनल कॉर्ड को ना छेड़ें, इसको ना छेड़ते हुए स्पाइनल कॉर्ड के स्टेनोसिस को या PID के लिए आप अपने कंजेशन को कवर करें, क्लियर करें और खून के फ्लो को बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से न केवल आपकी सर्जरी बचती है बल्कि आगे भी आपको कहते हैं ना कि जितना ना छेड़ेंगे उतना अच्छा, और स्वस्थ चीज को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयों से अगर हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो ये उसका प्रयास था जिसमें कई लोगों ने अपनी सर्जरी बचाई स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट वेस्कुलर डिसीज, जो कि एक तरीके से नॉर्मल केस भी माना जाता है और इमरजेंसी केस भी माना जाता है। वेरिकोस वेन बहुत नॉर्मल माना जाता है, उसी का DVT इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी का जैसा डोज वैसा पावर जो हमारा कंसेप्ट है उसके हिसाब से हमने काफी सारे लोगों को DVT या वेरिकोस वेन में फायदा दिया, वो उसकी पुष्टि है। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें काफी सारे पेशेंट परेशान भी होते हैं,
तो चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल हो, या हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी हो, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो, पीसीओडी हो, ऐसा फाइब्राइड हो, और भी बहुत सारे सीमेन, ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो होम्योपैथी के फायदा लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को वापस खड़ा कर पा रहे हैं। और एक कहते हैं ना, जो बिना आईवीएफ, बिना आईयू का कुछ हो सकता है होम्योपैथी में, तो शायद ये एक प्रयास था जो उनके लिए सफल हुआ और उनकी डेटा हमारे पास रिकॉर्ड में आ चुके हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से ये ब्रेन से रिलेटेड पैरालिसिस के पेशेंट है, 13 साल पुराने पेशेंट जो कि एक तरीके से बिस्तर पे थे, आज कहीं ना कहीं होम्योपैथी से खड़े होकर आज अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसके काफी सारे पेशेंट्स जो मैंने इस साइट में डाले हैं। कोमा का मतलब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसको 5 दिन में बाहर लाना। अगर हमारे पास उसमें मैडम समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वेंटिलेटर है, अगर हम उसको हटाते हैं तो पेशेंट के पास उतना लाइफ बचेगा नहीं, कुछ घंटों का ही लाइफ बचता है। तो ऐसे समय पे हम 5 दिन का डोज देते हैं। अगर उस 5 दिन में हमें 10%, 20% जितनी भी रिकवरी दिखती है तो हम आगे के फिर 5 दिन के लिए उनसे उम्मीद मांगते हैं। लेकिन ये कुछ पेशेंट्स की मैं डिटेल दे रहा हूँ जिन्होंने 5 दिन में ही रिकवर करके कहीं ना कहीं अपना रिस्पॉन्ड लिया और 15 दिन में पूरी तरीके से आईसीयू से बाहर आकर आज होम्योपैथी से दूसरा जीवन प्राप्त कर चुके हैं। और ये दवा देने का तरीका होता है आरटी फीडिंग सर, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पेशेंट के लिए तो कोई तरीका नहीं है देने का। पेशेंट वेंटिलेटर पे, नाक की नली है, आरटी फीडिंग, तो उससे हम अपनी डाइल्यूशन और मदर टिंचर्स को मिलाकर एक साथ कॉम्पाउंड बनाकर जब देते हैं तो नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम पर जो असर आता है उसका फायदा मिलता है, उसकी रिकवरी की। तो जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट है, एक्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो चलने दीजिए, और साथ में अपनी होम्योपैथी का जो एडिशन है, इसको कहते हैं कि हम मिलकर प्रयास करें, पर किसी पेशेंट के लिए बेस्ट प्रयास करें। मेडिकल साइंस की जीत होनी चाहिए और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के रूप में हम सब मिलकर कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जैसे कि सीपी के लेवल सर 65,000, 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे लेवल होम्योपैथी से हमने अच्छा खासे कंट्रोल देखे हैं। जिस बीमारी पर पूरी दुनिया में काफी रिसर्च हो रहा है, होम्योपैथी का ये कहीं ना कहीं डेटा एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि इस बीमारी में होम्योपैथी में हम इस बीमारी को बढ़ने से रोकें और इंटरनली मेटाबॉलिज्म को कवर करें, नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत दें, मस्कुलर जो स्केलेटल जो उसके सिस्टम है उसको ताकत दें, प्रोटीन का जो एक तरीके से घटने की स्पीड है उसको रोक लें, और कहीं ना कहीं मसल्स को जब ताकत मिलेगी तो उस बच्चे की रिकवरी स्पीड बढ़ेगी। बीमारी को रोकना आधा काम है और उस बीमारी पर दूसरा काम है हमें अटैक करके उसकी रिस्पॉन्ड को वापस रिकवर करना। तो निश्चित रूप से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है। काफी सारे पेशेंट्स के एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें आरए फैक्टर जो पॉजिटिव है, कहा जाता है नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हो रहा है। नेक्स्ट, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, एंटीटीपीओ जो कि पॉजिटिव माना जाता है, ये भी ऑटोइम्यून कैटेगरी का केस है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। होम्योपैथी से पॉजिटिव से नेगेटिव काफी सारे पेशेंट की रिपोर्ट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, HLA-B27 एक और ऐसा जेनेटिक फैक्टर जो कहा जाता है कि ये भी रिवर्स नहीं हो सकता। और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट नो डाउट फिजिकली तो परेशान होते हैं, मेंटली भी कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं। और HLA-B27 का रिवर्सल, मेरे पास कम से कम 15-20 पेशेंट की ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी से HLA-B27 पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप उसे ड्रग डिपेंडेंसी या एक तरीके से जो पेन किलर या स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी हो रही है पेशेंट्स के हित में, उसे आप बचाने के लिए होम्योपैथी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दूसरा केस है। नेक्स्ट, किडनी फेलियर, 11 क्रिएटिनिन का पेशेंट जो 1 महीने में पूरी तरीके से सीकेडी का पेशेंट है, जो कि 1 महीने में 1 पर आकर मेंटेन हुआ। ये 7 साल पहले का ये भी केस है जो कि उत्तर प्रदेश देवरिया के पेशेंट थे, हमारे पास आए थे और ये पूरी तरीके से रिकवर होकर आज भी खड़े हैं स्वस्थ रूप से। और इन सब पेशेंट का जो डेटा है सर, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको WHO तक पहुंचाने के पहले CCRH को एक एक करके देते जाएं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा लिखने का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जिसमें अगर आप लोगों से भी आह्वान है, अगर कोई बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है तो मेरे साथ जरूर जुड़ना, ताकि इस डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस को हम बढ़ा सकें, क्योंकि ये लिखना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारे एविडेंस देना पड़ता है, उनके बहुत सारे नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल है, जिससे हमें देने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप जरूर इसमें जुड़ने की कोई भावना रखें, मेरे से जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट, शोगन सिंड्रोम जो कि ऑटोइम्यून कैटेगरी का केस है, ANA पॉजिटिव केस है। ANA फैक्टर जो पॉजिटिव रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसा बोला जाता है। रिवर्सल लेकर आज पूरी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा असहनीय दर्द है कि पेशेंट अनबियरेबल पेन की कैटेगरी में रहता है, और उसका ANA अगर पॉजिटिव है तो रिवर्स भी नहीं हो सकता। ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्होंने रिवर्स करके फाइब्रोमाइल्जिया पर जीत हासिल की। नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर रिवर्सल। नेक्स्ट, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर रिवर्सल। सोराइसिस, ये सोराइसिस के पेशेंट कई बार 50-50 साल पुराने पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो सोराइसिस मतलब मेंटली परेशान, फिजिकली परेशान और सोशली परेशान, दिखता भी है, तो जो दिखता है वो कहीं ना कहीं परेशान करता है। पर आज होम्योपैथी चूंकि पावरफुल एजेंट है, स्किन के केसेस में सोराइसिस में बहुत अच्छी रिकवरी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट, HLA, ये हमने बात कर ली। फाइब्रोमाइल्जिया हमने बात कर ली। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो हमने बात कर ली। एप्लास्टिक एनीमिया, जो पेशेंट जो कहीं ना कहीं प्लेटलेट की कमी के कारण कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जाते हैं,
जिसमें 2-2 हजार 6-6 हजार के प्लेटलेट के पेशेंट कहीं ना कहीं रिकवर हो रहे हैं होम्योपैथी से। इस पे द्विवेदी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी प्रेरणा है सर की। मैं इस बारे में थोड़ा कम काम करता था, लेकिन जब सर का प्रेरणा देखा मैंने, तो जब वो पेशेंट आने लगे तो हमने भी उस पर काम करने की कोशिश की। और निश्चित रूप से प्रयास कहीं से भी हो, पेशेंट ठीक होना चाहिए और नाम इंदौर का जाना चाहिए, ये हमारी थीम थी। आज सर के नेतृत्व में इंदौर का नाम गया, हमने उस काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं सर की प्रेरणा आगे बढ़ा रही है और ब्लड रिलेटेड कई पेशेंट्स को जो फायदा मिला है, कहीं ना कहीं हम उसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में ला पा रहे हैं। तो नेक्स्ट ये इंदौर का एक पेशेंट है सर, ये पेशेंट आपके नॉलेज में है सर, ये सोनाली ओझा, ये 2016 का एक पेशेंट है, इसको मीडिया ने काफी कवर किया है। इसमें ये पूरा परिवार एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित था, जिसमें एक बहन की डेथ हुई और दो बेटी और माँ, इनकी जो ट्रीटमेंट बाकी थे उसके लिए पूरा इंदौर जाकर ब्लड दे रहा था। कलेक्टर साहब का वो था कि जिसमें मीडिया में भी लोगों ने आह्वान के आधार पर जाकर ब्लड देना चालू किया। और निश्चित रूप से ये तीनों का ट्रीटमेंट हमारे पास जब पहुंचा तो ये 2016 का केस है। क्योंकि तुम आईटीपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो अभिषेक, इसलिए आज एक बात भी बताना चाहूंगा कि केवल 2 से ढाई महीने का ट्रीटमेंट हुआ, उससे न केवल उनको फायदा मिला बल्कि आज भी गुड़िया की शादी हो गई अच्छे से। मैं उनकी शादी में भी गया और एक परिवार भी बन जाता है कि 8-9 साल में जब कोई हमसे ठीक होता है तो एक जो आदर और सत्कार मिलता है वो पारिवारिक रूप से हमारे ईश्वर के रूप में जो देन है कि डॉक्टर एक भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है, वो जो परिवार का सम्मान वो मिलता है। तो ये पूरा परिवार आज भी होम्योपैथी की देन से कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो बहुत अच्छा काम हुआ। लैंचमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो कि कह सकते हैं कि इस बच्चे के हाथ में देखिए यहाँ पर ये छोटा सा क्लॉट है जो कि ब्लड निकलता है, क्योंकि रेयर बीमारी है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में रेयर बीमारी है क्योंकि इसका ज्यादा इलाज नहीं है, ये यहाँ पर भी पैचेस हैं। तो ये होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक हुआ और आज भी बिना किसी ड्रग डिपेंडेंसी के स्वस्थ जीवन जी रहा है। तो ये होम्योपैथी चाहे रेयर केस हो, क्रिटिकल केस हो, सर्जिकल केस हो, ऑटोइम्यून हो या फिर नॉन केस हो, काम सब पे करती है। बस हमें पता होना चाहिए कि विजन क्या होना चाहिए। तो ये रेयर केस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। एप्लास्टिक एनीमिया हम बात कर चुके हैं। ओवेरियन जैसे कि सर ने बोला, द्विवेदी सर ने, कि छोटे छोटे बच्चों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो नो डाउट वो पीसीओडी की प्रॉब्लम कई बार बढ़ के ओवेरियन सिस्ट तक पहुंच जाती है। ओवेरियन सिस्ट में अगर उनकी ओवरी को अगर ऑपरेट करने की बात करें, 16 साल की गुड़िया को अगर हम ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसका तो जीवन चालू होने से पहले ही एक तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से केवल 4-5 सेंटीमीटर की जो इसकी गठान थी होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई और आज भी अपना स्वस्थ जीवन बिना किसी दवाई के, बिना किसी डिपेंडेंसी के, बिना पीसीओडी का ट्रीटमेंट के, क्योंकि पीसीओडी भी था वो भी ठीक हुआ, ओवेरियन सिस्ट थी जो उसका कॉम्प्लिकेशन था वो भी पूरी तरीके से बिना सर्जरी डिसॉल्व हुआ। नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइटोसिस, ये केस रेयर होते हैं। हम सर आपने प्लेटलेट कम वाले बहुत सारे पेशेंट हम लोग बताते हैं, ये थोड़ा सा रेयर केस है क्योंकि 15 लाख प्लेटलेट था, अब यहाँ प्लेटलेट ज्यादा है। अब वो भी एक दिक्कत है क्योंकि जितने प्लेटलेट ज्यादा होंगे उसके क्लॉट्स बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो 84 साल की एज में इस लेडी ने, विद्या सिंह जी जो कि दिल्ली की निवासी हैं, इन्होंने 15 लाख प्लेटलेट को होम्योपैथी की मदद से बिना कीमो पूरी तरीके से नॉर्मल किया और ये रिपोर्ट उनकी हमें मिली है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी ना केवल प्लेटलेट कम से बढ़ाती है बल्कि जो बढ़ा हुआ प्लेटलेट जो नॉर्मल बोन मेरो है उसको संतुलित करके नॉर्मल लाने में भी काम कर सकती है। नेक्स्ट पेनसाइटोपेनिया, जैसा कि बताया द्विवेदी सर ने कि काफी अच्छा काम करते हैं। ये हमारे बच्चों के लिए है। एलोपेशिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारे फील्ड में बहुत आएंगे। जब हम स्टार्टिंग लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो स्किन और हेयर वाले जो पेशेंट है जब आते हैं तो बार्डनेस के पेशेंट के लिए जिनकी बाल जा रहे हैं, इसमें आप होम्योपैथी का उपयोग करो क्योंकि ये ऑटोइम्यून कैटेगरी का केस है। अगर चाहो तो इन्हें प्रोफाइल भी चेक कराओ, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी करना है क्योंकि इम्यूनिटी उनके अपने हाथ में आनी चाहिए। और अगर ये होम्योपैथी की इससे, जैसे पहले की रिपोर्ट और देखो इनकी बाल देखो, ये पहले का गंजापन है और बाद में इनका ये रिस्पॉन्स है। ये केवल होम्योपैथी से, बिना किसी हेयर ट्रांसप्लांट के, बिना किसी पीआरपी इन्फ्यूजन के। तो नेचुरल तरीके से जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही रहेगा, हमेशा काम आने वाला और हमेशा बॉडी रिस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट मायाटाक, एक पेशेंट है जिनकी छाती की गठान थी 4.2 सेंटीमीटर, फाइब्रोएडिनोमा का केस है। छाती में गठान है, ऑपरेट करने का बोला गया है, बिना किसी ऑपरेशन के पूरी तरीके से 4 सेंटीमीटर की गठान उन्होंने डिसॉल्व किया, वो नेक्स्ट रिपोर्ट में है। नेक्स्ट बल्की यूटेरस, 26 mm की बल्की यूटेरस जिसमें ऑपरेशन हो जाता है, होम्योपैथी में पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ ताकि बच्चेदानी का ऑपरेशन हम बचा सके। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, जिसमें द्विवेदी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया का एक पेशेंट जिसमें हम बात करेंगे, ये चूंकि झाबुआ वगैरह वाला जो बेल्ट हमारे आसपास है और पेशेंट जब आता है तो इस तरीके से चूंकि गरीब वर्ग भी रहता है, इनको मदद की भी जरूरत है। हमने भी पूरी कोशिश की, हमारे पास ये पेशेंट का रिपोर्ट है जिसमें केवल सिकल सेल के लिए जब इसने कांटेक्ट किया तो जो हीमोग्लोबिन कम था पूरी तरीके से होम्योपैथी से मेंटेन हुआ और आज भी बिना किसी ट्रांसफ्यूजन के वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक ऐसा बच्चा जो कि बचपना में ही बिना कारण के एक तरीके से अगर प्रोटीन की लॉस के कारण अगर उसका बचपना सफर हो जाए तो उसको आगे जाकर सीकेडी या डायलिसिस तक जाने की संभावना बन सकती है। उसमें होम्योपैथी से काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं जिसमें हमने उससे रिवर्सल किया और प्रोटीन लीकेज पूरी तरीके से कंट्रोल किया। नेक्स्ट
वोकल कार्ड का पॉलिप, ये वकील साहब है डॉक्टर अजय अब्बास साहब, जो कि इंदौर के हैं, बहुत रिनाउंड एक हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, जिनका वोकल कॉर्ड पे पॉलिप है। अब वोकल कॉर्ड का पॉलिप कैसा होता है, जब ज्यादा बोलते हैं हम तो पॉलिप बनना स्वाभाविक है। अब इसमें इनको कह दिया गया कि आप 1 महीने का रेस्ट करो, 1 महीने का रेस्ट करो। अब वकील साहब है, उन्होंने बोला सर मैं तो इतना रेस्ट नहीं कर सकता, कुछ ऐसा करिए जो होम्योपैथी से कुछ कर सके। हमने बोला सर आप अपना काम करें, क्योंकि काम करना इंपॉर्टेंट है, 1 महीना आप हमारी दवाई ले लीजिए, अगली बार फिर से हम इस स्कोप से देखेंगे कि कितना क्या फायदा हुआ। और नेक्स्ट जो लेरिंजोस्कोपी की रिपोर्ट मिली उसमें पूरी तरीके से वो गठान होम्योपैथी से डिसॉल्व हुई, बिना एडमिशन, बिना सर्जरी। नेक्स्ट किडनी स्टोन, जो कि होम्योपैथी का सबसे प्लस पॉइंट है, सर ने भी बताया। ये 5 mm, 12 mm और 7 mm ऐसे 3 स्टोन थे, जो कि 15 दिन में पूरी तरीके से निकल गया। तो डिसॉल्व होना या निकलना, दोनों ऑप्शन में हमें होम्योपैथी मदद करती है। नेक्स्ट बल्कि यूटेरस हम बात कर चुके हैं। किडनी फेलियर, सर ये पेशेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। किडनी फेलियर, सर ये पेशेंट था, बहुत अच्छा, डॉक्टर मनीष बैठे हैं यहाँ पे, 18 क्रिएटिनिन सीकेडी का पेशेंट, जो कि होम्योपैथी में जब फिर से अप्रोच करता है। और इस पेशेंट की खासियत ये है कि हमने बोला कि जो एलोपैथी का जो एक्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है वो अभी आप कंटिन्यू करो, जब बैकअप मिल जाएगा तो आप कम करना। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी, डॉक्टर साहब जिस ट्रीटमेंट में मुझे डायलिसिस पे जाना, मैं वो ट्रीटमेंट क्यों लूंगा, मैं उससे नहीं लूंगा, मैं जो भी लूंगा आपकी लूंगा और कोशिश करूंगा कि इसी से ठीक हो जाऊं। और देखिए ये ईश्वर की उनके ऊपर दया थी, या एक तरीके से हमें प्रेरणा मिली कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया उसे, और ये पूरा 18 क्रिएटिनिन केवल 1.5 महीने में एक तरीके से 1.4 पर आकर मेंटेन हुआ। और आज भी पेशेंट करीब 7 साल के बाद, जो सतना इंदौर के आसपास का, ये जो जबलपुर के पास का एरिया है, वहां पर ये पेशेंट स्वस्थ जीवन जी पा रहा है, और बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के, उन्होंने बिना एलोपैथी की दवाइयों के, केवल होम्योपैथी दवाइयों से पूरी तरीके से कंट्रोल किया। इस केस को हमने सीसीआर में सबमिट किया है, जो कि हो सकता है आगे हम एससीसीआर के पोर्टल पे बहुत जल्दी देख पाएंगे। नेक्स्ट विनस अल्सर, इस पेशेंट, सर ये डॉक्टर बनाकर सर को आप जानते होंगे, काफी सीनियर हमारे ओल्ड होम्योपैथ, क्लासिकल होम्योपैथ रहे हैं, और सर की बहुत प्रेरणा थी इनको। सर को मेरे पास जब आना था तो एक बात बोली, यार कि मैंने होम्योपैथी बहुत कर लिया, अब तू होम्योपैथी से मेरे लिए कुछ अच्छा कर। तो उनके 36 साल पुराना पाइल्स का प्रॉब्लम था, ये पाइल्स की गठान है सर, एक तरीके से प्रोट्रूजन है, जो कि होम्योपैथी से पूरी तरीके से उन्होंने डिसॉल्व किया, पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। जो विनस अल्सर था उनको, क्योंकि ऑस्टियोमाइलिटिस भी था, विनस अल्सर था, अल्सर थे, तो उसमें वो बार बार ऑपरेशन करा रहे थे, केवल होम्योपैथी से उन्होंने ऑपरेशन बचा लिया। और ये वो लिख के गए कि मैं रहूं ना रहूं, होम्योपैथी को जरूर बताना। और आज सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिए काफी होगा कि सर हमेशा आपके साथ देते थे, और हमारे जो पुराने होम्योपैथ है वो हमें प्रेरणा देते हैं। आज मैं जो दे रहा हूँ, हो सकता है उससे आप लोगों में एक और प्रेरणा हो। द्विवेदी सर जो बोल रहे हैं, सिंह सर बोल रहे हैं, आज डॉक्टर वैभव ने बताया, मैडम वैशाली मैडम ने बताया, हम सबका कुछ भी लिया हुआ जो हमने आपको बताया, अगर उसमें से एक शब्द भी आगे बढ़ के अगर आपके लिए प्रेरणा बनता है, तो कहीं ना कहीं वो फिर से किसी अर्पित चोपड़ा को पैदा करेगा, जो आपके कहीं ना कहीं बताएगा। ऐसा मेरा उद्देश्य है। एपेंडिसाइटिस हम बात कर रहे थे, 3 दिन के अंदर ये जो रिपोर्ट है हमने पूरी तरीके से होम्योपैथी से नॉर्मल किया, और उसकी एक्यूट इमरजेंसी, जो कि एपेंडिसाइटिस में 3 दिन में ऑपरेशन होने के लिए था, पूरी तरीके से इमरजेंसी केस में होम्योपैथी का उपयोग करके रिस्पॉन्स प्राप्त किया। और ये 5 दिन बाद का जो उनका पूरा रिपोर्ट है हमने यहाँ पे शेयर किया है, जो पूरी तरीके से नॉर्मल है। 18 mm का डिसॉल्व हम निकाल नहीं सकते, पर उसको बाइल जूस में वापस घोल सकते हैं। तो अगर हमारे जो स्टोन अगर बाइल जूस में वापस घुल जाए, जिस कैविटी में बना है, अगर उसी गुफा में वापस घुल जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा स्टोन निकालना नहीं है, लेकिन डिसॉल्व करने का जो तरीका है, उससे उसका गॉलब्लैडर का ऑपरेशन बच जाएगा। और ये होम्योपैथी की देन है कि जहां 100 डॉक्टर मना करते हैं, वहां होम्योपैथी उसको बचा सकती है गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करने के लिए। एवियन, सर एवियन आपको भी पता है कि अभी बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे जो साइड इफेक्ट हुए लोगों को, उसमें एवियन बहुत बड़ा कारण है। और वैसे भी एवियन एक कॉमन कारण रहा है, जिसमें आपको हिप बोन ट्रांसप्लांट में जाना पड़ता है। ये पेशेंट है जिन्होंने हिप बोन ट्रांसप्लांट, जो स्टेज 3 के पेशेंट थे, उन्होंने रिवर्स किया। तो स्टेज 3 का रिवर्सल करना मतलब एलोपैथी में या होम्योपैथी में, मतलब हमारे लिए पहले तो ये बोला जाता है कि होना ही नहीं है, लेकिन अगर होता है तो निश्चित रूप से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन उसके फेवर में है, जो उन्होंने अपना स्टेज रिवर्सल किया। नेक्स्ट, ये बच्चेदानी की गठान, जिन्होंने 4.5 सेंटीमीटर की गठा कर आज भी स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। सॉरी, बच्चेदानी, ये छाती की गठान थी जिन्होंने डिसॉल्व किया। नेक्स्ट, और ये ब्रेस्ट सिस्ट का केस है सर, ये 8.1 गुड़ी 3.4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का सिस्टाइटिस, एक तरीके से मास्टाइटिस का केस है, जो ब्रेस्ट में सूजन थी। मास्टाइटिस का केस 8 सेंटीमीटर मतलब हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन होम्योपैथी से पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ, उसकी रिपोर्ट है, एब्सेस पूरी तरीके से डिसॉल्व भी हुआ। एमआरआईडिसिस रेयर केस, जिसका एंटी प्रो कह सकते हैं कि 2900 के आसपास था, जिन्होंने होम्योपैथी से 13 पर लाकर प्राप्त किया। माउथ कैंसर के पेशेंट, जो कि रिकरेंस के बाद 4 सेंटीमीटर की गठान लेकर आए थे, होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। नेक्स्ट, मुन्नी देवी,
जो कि कोलेंजियो कार्सिनोमा का केस है, जिन्होंने 3 सेंटीमीटर का गठान था उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। स्पाइंडल सेल एक रेयर केस जिसमें स्पाइंडल सेल इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस के लिए रेयर केस है। 5 साल से ज्यादा प्रोग्नोसिस नहीं माना जाता है। ये रिकरेंस वाला केस था जिसको होम्योपैथी से हमने आज भी 8 साल के बावजूद भी होम्योपैथी से फायदा देकर कहीं ना कहीं स्वस्थ रखा है। तो स्पाइंडल सेल्स का ये रिपोर्ट CML क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया, जिसमें ब्लड कैंसर का टाइप है, जिसमें होम्योपैथी से फायदा मिला। नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर, नेक्स्ट ये सब आप बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। ये एक, हाँ पीछे लीजिए, ये 11 सेंटीमीटर के गठान का केस है। 11 सेंटीमीटर थोड़ा चैलेंजिंग होता है। किडनी कैंसर का 11 सेंटीमीटर का गठान अगर हमारे पास आए, ज्यादा उम्मीद होम्योपैथी से हमें कई बार नहीं मिलती, लेकिन इस पेशेंट का विश्वास था और उसका गठान 11 सेंटीमीटर से नेक्स्ट रिपोर्ट 7.5 सेंटीमीटर, और आज भी वो ट्रीटमेंट के अंदर है और कहीं ना कहीं अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें 100 PSA का कंट्रोल होम्योपैथी से होना, जो 95 ग्राम का प्रोस्टेट अगर होम्योपैथी से नॉर्मल हो सकता है तो भी ऑपरेशन बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका मिलती है। नेक्स्ट वोकल कॉर्ड का लैरिंग्स का कैंसर, जिसको होम्योपैथी से पूरी तरीके से रिजॉल्व किया गया। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट करेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा, इसके पहले वाला दिखाइए, इसके पहले वाला, हाँ ये 6 सेंटीमीटर के गठान है जिन्होंने होम्योपैथी से रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा का 6 सेंटीमीटर गठान पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और अपना एक तरीके से नॉर्मल स्थिति प्राप्त की। सोनी भाई जो कि 84 साल की एज में इससे एक शब्द बोला था, मैं ऐसे चले जाऊंगी पर कैंसर से नहीं जाऊंगी, ऐसे चले जाऊंगी पर कैंसर से नहीं जाऊंगी, और वाकई वो ऐसे नहीं गई, कैंसर से नहीं गई, और उन्होंने 3 सेंटीमीटर की सर्वाइकल कैंसर की गठान पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। और अब ये हमारे बीच में नहीं है क्योंकि किसी घाट में उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बीच में वो नहीं रह पाई, लेकिन ये कैंसर से नहीं गई, इसकी बात आज भी मुझे याद है, इसलिए आज इनको मैं ट्रिब्यूट भी दूंगा। माउथ कैंसर, नेक्स्ट ये इसके पहले वाला सेरिब्रल एट्रोफी, ये थोड़ा डॉक्टर वैभव बैठे हैं यहाँ पे सर, ये न्यूरो से रिलेटेड केस है। सेरिब्रल एट्रोफी एक रेयर केस है जो कि रिवर्सल नहीं माना जाता, कि ब्रेन वापस रिवर्स नहीं हो सकता। 19 साल की गुड़िया जो कि पिछले 12-15 साल से ट्रीटमेंट ले रही है, एपिलेप्सी के झटके आते हैं, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी रिवर्सल नहीं हो पा रहा था, होम्योपैथी से 11 महीने का ट्रीटमेंट लिया और जो ब्रेन एट्रोफी था वो पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ। ये बड़ी बात है कि जो सिकुड़ा हुआ ब्रेन है होम्योपैथी की मदद से अगर अंदर से रिस्पॉन्ड कर सकता है और एपिलेप्सी की दवाइयां पूरी तरीके से बंद करके आज भी बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन अपने परिवार के साथ जी रही है, और इसकी शादी भी हो चुकी है और एक बेटा भी हो चुका है। तो ये रिलेटिव भी थी मेरी, फायदा दिया। लंग कैंसर, नेक्स्ट हम सिर्फ टॉपिक बात करेंगे कोमा, इस केस को जरूर डिस्कस करेंगे। कोमा मतलब एक तरीके से सबसे मोस्ट चैलेंजिंग, इन सभी केसेस में अगर मैंने बात की तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग केस होता है डॉक्टर के लिए कोमा का पेशेंट, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ हॉस्पिटल में है, हम दवा देते हैं। वेंटिलेटर का पेशेंट है, हमने आरटी फीडिंग से इस पेशेंट को दवाई दी और इस पेशेंट को कुछ दिन बाद चलते हुए देखा, और आज भी ये पेशेंट महालक्ष्मी नगर में मेरे घर के पीछे, कल जब मैं निकल रहा था तो भी ये वॉक करते हैं, तो मैं मिलता हूं तो बड़ा दुआ सलाम करते रहते हैं। पवन जैन साहब है, कहीं ना कहीं आज भी होम्योपैथी से खड़े होकर दूसरा जीवन प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट कोलोरेक्टल कैंसर, कैंसर के बहुत सारे कांड, कोमा के पेशेंट की बात हुई। इसके पहले ये 5.5 सेंटीमीटर की बच्चेदानी की गठान जो कि होम्योपैथी से डिसॉल्व हुआ। तो चीजें इतनी है कि शायद 3500 तक पहुंचने में रात हो जाए, लेकिन हाँ सर का आशीर्वाद है, प्रेरणा है कि जो भी करो अच्छा करो, अपनी फील्ड में करो और बेस्ट करने की कोशिश करो। ये विधि सर ने हमें सिखाया, कि आप लोगों की सर हम लोग जो भी करेंगे, और मैं यहाँ तक नहीं रुकूंगा सर, इसके बाद मेरे बच्चे भी आने वाले हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं। तो लंच का टाइम होने वाला है, इसको मैं कंक्लूजन में जा रहा हूँ। थेरेप्यूटिक ब्लॉकेज जो कि हमने आईवीएफ बचाने के लिए यूज किया होम्योपैथी, नेक्स्ट लेते जाएंगे। मैं 5 मिनट में इस केस को, एक केस हम डिस्कस करेंगे, मैंने जो बहुत अच्छा केस है, मैं अनुरोध करूंगा सभी इसको जरूर सुने। सर इस पेशेंट की आंख देखिए, ये पूरी तरीके से नीचे आ चुकी है, बिल्कुल। ये मेनिंजियोमा का केस है। एसपी रेड्डी सर ने इसका ऑपरेशन तय कर दिया था, 3 दिन बाद ऑपरेशन होने वाला था। पेशेंट होम्योपैथी में आई और 3 से 4 दिन में इसकी आंख नॉर्मल भी हो गई, और 1.25 साल के ट्रीटमेंट से मेनिंजियोमा की गठान बिना ऑपरेशन 3.5 सेंटीमीटर की डिसॉल्व हुई। आज भी ये पेशेंट श्रुति चावला जो कि इंदौर की है, स्वस्थ जीवन जी रही, इसकी जितनी रिपीटेड एमआरआई इसके नहीं, सब में वो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो कितनी अच्छी बात है कि होम्योपैथी से हम किसी को बचा सके। नेक्स्ट गैंग्रीन, नेक्स्ट देखते जाइए आप। बस ये मैं क्लोजिंग के लिए मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं, बस इसको आप देख लीजिए। कुल मिलाकर मेरा इस वीडियो प्रेजेंटेशन का माध्यम से एक मैसेज है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, संभव करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जो हमारे सीनियर्स ने बताया, गुरुओं ने बताया, हमें उसका पालन करना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उपयोग में लेना है। तो समय की प्रतिकूलता अपनी जगह है, मैसेज क्लियर है। सर का जो थीम था
कि क्या इंडिया से होम्योपैथी ऐसा हो जो रिसर्च जाकर कहीं ना कहीं ग्लोबल थीम पर जा सके। तो ये जितना भी काम अगर मैंने अपने 21 साल के करियर में किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा काम आप सभी करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को जरूर अपने पास रखेंगे ताकि होम्योपैथी को आप कहीं पे भी वर्ल्ड लेवल पे बता सकेंगे। एक लास्ट वाली जो मेरी स्लाइड है बस मैं वहां कर ले जा रहा हूं, आपको इसको बढ़ाते जाइए। ये सब केसेस हैं जो आप मेरे वेबसाइट पे यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सीसीआरएच में और कहीं ना कहीं जहां जहां अपनी बात होती है, मैं जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाता हूं सबने इस होम्योपैथी को अच्छे से सम्मान दिया है। ये कुछ मेडिसिन है, अगर किसी को लगेगा तो मैं मेडिसिन के जो डिस्क्रिप्शन है वो उनसे और अलग से भी शेयर कर दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें हर प्रकार की मेडिसिन हमने मदर टिंचर डायमेंशन हर कैटेगरी की बताई है जो कि ज्यादातर यूज होती है होम्योपैथी में इस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये एक लर्निंग पार्ट है जो चूंकि मेडिसिन वही होती है, बस हमें ध्यान रखना है पोस्टोलॉजी का कि जैसा जरूरत वैसा पावर। अगर उस पेशेंट के लिए जो पैथोलॉजी रिपोर्ट है, अगर उसका पावर का जो मेडिसिन का सिलेक्शन है, अगर हम उस रिपोर्ट के आधार पे करेंगे तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का फायदा हमेशा मिलने वाला है। तो जैसा जरूरत वैसा पावर, हमें ये देखना है कि कितना समय मिलने वाला है, उस पेशेंट के पास कितना टाइम है। आखिरी में बस मेरा एक ही थीम है जो मेरा क्लिनिक का थीम है, मेरा थीम है, मैं फॉलो करता हूँ और आज आपको भी बोलना चाह रहा हूँ, जीवन जीना है काटना नहीं है। जीवन जीना है काटना नहीं, मतलब हमें एक ही जन्म मिला है, ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर दिया है, हमें पूरी कोशिश करना है इसको स्वस्थ रखने के लिए। और स्वस्थ रखने के लिए मरीज और डॉक्टर का साथ ही बीमारी के जड़ को मिटाने की असली ताकत है। यानी आप अपना बेस्ट करें, नीति नियम क्लियर रखें, अच्छा प्रयास करें, देने वाला ईश्वर है। मरीज हम पर कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो अच्छी से दवाई ले और हमारी बातों को फॉलो करे। तो निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं न केवल होम्योपैथी बल्कि होम्योपैथी की ताकत हम कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर दिखा पाते हैं और आखिरी में हम उसे मैसेज भी दे पाते हैं कि जीवन जीना है काटना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू जय होम्योपैथी, जय निमन, जय इंदौर।